हाय हेलो एवरीवन। सो इंडिया शेल्टर के बाद एक और इंटरेस्टिंग लेंडर पे आज हम डिस्कशन करेंगे, कैप्री ग्लोबल। इस कंपनी को हमने लास्ट क्वार्टर से ट्रैक करना स्टार्ट किया था। केस इनका भी लगभग इंडिया शेल्टर जैसा ही है। रिजल्ट अच्छे थे, मतलब ग्रोथ के मैट्रिक पे अगर आप देखोगे, लोन बुक की ग्रोथ अच्छी थी, ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला कंपनी को पैट के अंदर। लेकिन एसेट क्वालिटी इनकी भी डिटोरिएट हुई, इनका ग्रॉस एनपीए इंक्रीज हुआ, क्रेडिट कॉस्ट ऑलमोस्ट 1.6% चला गया। सो उन सारी चीजों पे हमको क्लैरिटी चाहिए कि मैनेजमेंट कितना कॉन्फिडेंट है आने वाले क्वार्टर्स को लेकर के, ग्रोथ का कैसा गाइडेंस है कंपनी का, कौन से प्रोडक्ट में किस तरीके के नंबर्स वो देख रहे हैं। प्लस इस वीडियो के एंड में ना कैप्री ग्लोबल, यूग्रो कैपिटल, 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस एंड एसबीएफसी फाइनेंस, इन सबको एक छोटा सा कंपैरिजन करेंगे। इन सारे प्लेयर्स पे देखेंगे कौन सा प्लेयर कहां पे स्टैंड करता है, और इंडिया शेल्टर को ऐड करके एक हम सिनेरियो भी डिस्कस करेंगे कि पोर्टफोलियो लेवल पे किस तरीके की अप्रोच हो सकती है इन सारे प्लेयर्स को लेकर के। सो कौन कौन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैप्री ग्लोबल ने अभी रिसेंटली फंड रेजिंग करी, 2000 करोड़ का फंड रेजिंग किया कंपनी ने। एंड लास्ट 1 डेकेड में इस कंपनी के लिए सबसे बड़ा फंड रेजिंग था ये। इससे पहले इन्होंने राइट इशू किया था आई थिंक 2022 के अराउंड, जब कंपनी अपना गोल्ड लोन वाला बिजनेस जस्ट स्टार्ट कर रही थी। उसके बाद आप देखोगे तो अभी काफी बड़ी फंड रेजिंग करी है कंपनी ने। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला इनको, सारे मार्केट इन्वेस्टर चाहे डोमेस्टिक हो या आपके एफआईआईज हो, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो एक तरीके से ट्रस्ट दिखाता है एक ग्रोइंग बिजनेस के ऊपर मार्केट का। बैलेंस शीट और स्ट्रेंथन हुई है कंपनी की। एंड इनका कहना है जो भी हमारे कोर वर्टिकल्स हैं, जैसे गोल्ड लोन का बुक है, एमएसएमई है, होम लोन के अंदर भी है कंपनी, और कंस्ट्रक्शन फाइनेंस, सब में कंपनी अच्छा ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है आने वाले टाइम के अंदर। प्लस इस फंड रेजिंग का कुछ पार्ट कंपनी ना टेक्नोलॉजी वाले पार्ट पे भी इन्वेस्ट करेगी, जिसमें जनरेटिव एआई हो गया, आपका डेटा कैपेबिलिटीज हो गई, उसमें भी कंपनी इन्वेस्ट करेगी। देन एयूएम ग्रोथ अगर हम देखें बहुत सॉलिड थी, 42% का ग्रोथ था कंपनी का इस क्वार्टर के अंदर। गोल्ड लोन वाला जो बिजनेस है इनका, उसमें 69% की ग्रोथ हमको देखने को मिली। एंड एक चीज अगर आप ऑब्जर्व करोगे, मार्केट में जितनी भी गोल्ड लोन वाली कंपनीज है ना, जैसे एक तो ये कैप्री ग्लोबल जो गोल्ड लोन देती है, आईएफएल फाइनेंस का जो गोल्ड लोन का बुक है, मुथूट फाइनेंस जो कि गोल्ड लोन वाली कंपनी है, और एक और कंपनी आई थिंक फेड फाइनेंशियल करके जो फेडरल बैंक की जो सब्सिडरी है, इन सबके अगर आप गोल्ड लोन की बुक देखोगे तो बहुत हाई रेट पे ग्रो हो रही है। तो ऐसा क्या हो रहा है सडनली मार्केट के अंदर। लास्ट 1 डेढ़ साल में माइक्रो फाइनेंस में हम सब ने देखा है कि कितना बड़ा चैलेंज आया है, कितना बड़ा स्ट्रेस आया है, और हर एक लैंडर ने एक तरीके से कट कर दिया है। वो जो जो क्रेडिट का टैप था ना, उसको एक तरीके से बिल्कुल बंद कर दिया है। माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री का एयूएम जो पहले ऑलमोस्ट 4.25 लाख 4.5 लाख करोड़ के आसपास था, वो अब 3.5 लाख करोड़ पे आ गया है। इतना बड़ा रिडक्शन हुआ है इंडस्ट्री के एयूएम के अंदर। बट उन कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचोगे, तो उनको जो क्रेडिट चाहिए, उनको जो पैसा चाहिए, जो कैपिटल चाहिए, उसके लिए अब वो गोल्ड लोन यूज कर रहे हैं। जो उनके घर में जो गोल्ड ज्वेलरी वगैरह पड़ा हुआ है, उसको वो कोलैटरल रख के जो भी उनकी नीड है बिजनेस को लेकर के, या पर्सनल नीड जो भी अर्जेंसी है उनकी, उसको वो फुलफिल कर रहे हैं। इसीलिए आप देख रहे हो सडनली ये जितनी भी गोल्ड लोन कंपनीज हैं, मेनली जो सेमी रूरल और रूरल एरियाज में बिलोंग करती है, या टायर 3-4 सिटीज से आती है, उनमें बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो इनकी भी गोल्ड लोन की जो बुक है उसमें 69% की ग्रोथ है। होम लोन 32% से ग्रो किया है कंपनी का। छोटा बुक है अभी इनका, 5400 करोड़ के आसपास का बुक है, अच्छी ग्रोथ है उसमें भी। देन एमएसएमई जो बुक है कंपनी का, उसमें 14% की ग्रोथ है। माइक्रो लैब जैसा इन्होंने लास्ट क्वार्टर में बताया था कि उसको एक्सपैंड करेंगे, तो धीरे धीरे अभी कंपनी ने 94 लोकेशंस तक उसको स्टार्ट कर दिया है। जो कंस्ट्रक्शन फाइनेंस का बुक है कंपनी का, जिसमें कंपनी डेवलपर्स को लोन देती है, उसमें भी 61% की ग्रोथ है। और इनका कहना है कि ये हमारे लिए स्टेबल बिजनेस है, मतलब इसमें ज्यादा ये रिस्क एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये स्मॉल साइज डेवलपर्स को टारगेट करते हैं। अब स्मॉल साइज डेवलपर्स को क्यों टारगेट करते हैं, बिकॉज जो आपके बड़े डेवलपर्स हैं, जैसे गोदरेज हो गया, डीएलएफ हो गया, प्रेस्टीज एस्टेट हो गया, इनके लिए तो जो बड़े बैंक्स की फंडिंग है वो बहुत इजीली एक्सेसिबल है, उनको ज्यादा फंडिंग का प्रॉब्लम होता नहीं है बैंक्स की तरफ से। जो स्मॉल साइज डेवलपर्स होते हैं वहां पे रिस्क ज्यादा होता है, क्योंकि उनका पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं होता। बहुत सारे केसेस होते हैं जहां पे वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करते हैं, बहुत सारे इश्यूज आते हैं, फ्रॉड वगैरह का केसेस होता है, तो वहां पे रिस्क ज्यादा है। मिड साइज डेवलपर्स में एक तो वो रिस्क इतना ज्यादा नहीं होता, और दूसरी साइड पे इनके लिए जो बैंक्स की जो जो प्रीमियम बैंक्स की जो फंडिंग होती है ना, वो इतनी इजीली एक्सेसिबल नहीं है। तो आपके लिए ये इजी कस्टमर बन जाते हैं, मतलब आपको रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग अच्छा यील्ड मिल जाता है यहाँ पे। तो कंपनी उनको टारगेट करती है। एवरेज टिकट साइज आप देखोगे तो 41 करोड़ है इनका, और मेनली उन डेवलपर्स को ये लोन देते हैं जो मेट्रो सिटीज में, टियर 1 सिटीज में प्रोजेक्ट वगैरह बिल्ड करते हैं। देन यील्ड अगर हम देखें, कैप्री ग्लोबल का 16.9% का यील्ड है कंपनी का, स्प्रेड 7.2% है, ओवरऑल अच्छी ग्रोथ है। प्लस एक और काफी अच्छा इन्होंने बिजनेस बिल्ड किया है अपना, नॉन इंटरेस्ट इनकम वाला।
सो नॉन इंटरेस्ट इनकम में कैप्री ग्लोबल के 3 बिजनेसेस है। पहला है कार लोन, जहां पे ये कार लोन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इंडिया के बड़े बड़े बैंक्स एनबीएफसीज के लिए। दूसरा है इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन, तो इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन से भी फी इनकम आता है कंपनी को। और तीसरा है इनका को लेंडिंग से भी कंपनी फी इनकम अर्न करती है। आज के टाइम पे इनका जो नॉन इंटरेस्ट इनकम है ना, वो टोटल इनकम में 28% कंट्रीब्यूट करता है। टोटल इनकम मतलब एक तरीके से आप रेवेन्यू बोल सकते हो लेंडिंग बिजनेस के लिए। तो आपके रेवेन्यू में 28% ऐसी बिजनेस से आ रहा है जिसमें आपका कोई खास कैपिटल नहीं लगा है, क्योंकि जो लैंडिंग बिजनेस है वो तो एसेट हैवी बिजनेस है ना, वहां पे तो आप लोन दे रहे हो, अपना कैपिटल मार्केट में लगा रहे हो। ये वाला बिजनेस तो आपने एक तरीके से एसेट लाइट मॉडल बनाया है, तो ये इनको एक काफी अच्छा बूस्ट प्रोवाइड करता है इनके बॉटम लाइन में। इनके कॉस्ट मतलब इतनी ज्यादा कॉस्ट भी नहीं लगती इसके अंदर, प्लस आपके आरओई को भी एक तरीके से एक्स्ट्रा लीवर प्रोवाइड करता है ग्रोथ के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा बिजनेस इन्होंने बिल्ड किया है, और इनका टारगेट है कि आगे चल के भी इसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो ये 25 से 28% के बीच में मेंटेन रखेंगे। देन कॉस्ट टू इनकम बहुत अच्छी इंप्रूव हुई है इस कंपनी की। लास्ट ईयर Q1 में इस कंपनी का कॉस्ट टू इनकम था 65%, अभी इस बार Q1 में इनका कॉस्ट टू इनकम आ गया है 49%, तो काफी अच्छी इंप्रूवमेंट है। इसीलिए आप देखोगे ऑपरेटिंग लिवरेज बहुत सॉलिड मिला है कैप्री ग्लोबल को। 115% की ग्रोथ है कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नॉन फाइनेंशियल बिजनेस के पार्लेंस में समझे तो एक तरीके से इबिडा ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिसको बोलते हैं, उसमें 115% की ग्रोथ है। और पैट कंपनी का 131% से ग्रो किया है वाई लेवल पे। सो अर्निंग ग्रोथ वगैरह बहुत स्ट्रांग आई है कंपनी की। आरओई एज ऑफ Q1 कंपनी का 13% है। अब लास्ट क्वार्टर में हमने डिस्कस किया था, तब आरओई था इनका आई थिंक 16% क्रॉस कर चुका था। इस क्वार्टर में 13% हो गया क्योंकि उन्होंने फंड रेजिंग करी है, 2000 करोड़ फंड रेज किया है, तो इक्विटी का बेस बढ़ गया, इसीलिए आरओई कम हो गया। आरओई 3.2% है कंपनी का। क्रेडिट कॉस्ट कंपनी का 81 करोड़ से इंक्रीज हुआ है, 1.6% का क्रेडिट कॉस्ट है कंपनी का। और ये क्यों बढ़ा है? मेनली इन्होंने रिटेल वाले डिवीजन में प्रोविजंस बढ़ाया है 55 करोड़ का, जिसमें से 25 करोड़ स्टेज 1 में गया है। स्टेज 1 वो जो हमने इंडिया शेल्टर के एनालिसिस में डिस्कस किया था, मतलब वो कस्टमर जहां पे आपको लगता है कि जो डिफॉल्ट की प्रोबेबिलिटी है ना वो सबसे कम है, बहुत कम चांस है, तो उसमें आप थोड़ा सा प्रोविजन रखते हो, तो उसमें इन्होंने 24 करोड़ का प्रोविजनिंग किया है। स्टेज 2 में 22 करोड़ का प्रोविजनिंग किया है। स्टेज 2 मतलब जहां पे कस्टमर ने एक ईएमआई मिस कर दी है, डीपीडी वाले कैटेगरी में आप डाल सकते हो, तो उसमें आप थोड़ा सा प्रोविजन और बढ़ा देते हो। और एक इनका कंस्ट्रक्शन फाइनेंस का क्लाइंट था, 16 करोड़ का उसका पोर्टफोलियो था, वो एनपीए हो गया, तो उसके अगेंस्ट में कंपनी ने 8 करोड़ का प्रोविजन किया। तो ये 2-3 चीजें हैं जिसकी वजह से इनका क्रेडिट कॉस्ट इंक्रीज हुआ है। अब इस पे आगे का कैसा आउटलुक है ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। देन कंपनी का सबसे पहला पॉइंट आता है ग्रोथ को लेकर के। इस पे एक्चुअली मुझे बहुत क्वेश्चन भी पूछा गया इनके बिजनेस को लेकर के, कि अभी इनका ग्रोथ है 40%, 42-43% से ग्रो किया है इस क्वार्टर में। लास्ट क्वार्टर में भी आई थिंक 48 या 50% की ग्रोथ थी कंपनी की लोन बुक में। और मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है मीडियम टर्म का वो 30% है। सो इनका कहना है कि हमारा गाइडेंस वही सेम हमने मेंटेन रखा है 30%, प्लस इस साल के लिए भी ये कह रहे हैं कि हमें नहीं लगता कि हम 30% से ज्यादा रेट पे ग्रो कर सकते हैं, यानी फुल ईयर बेसिस पे FY26 में भी कंपनी 30% का ही ग्रो टारगेट कर रही है। अब इसको बहुत ज्यादा इस पे क्वेरी क्या आता है कि एक तरीके से गाइडेंस इन्होंने घटा दिया, क्योंकि ग्रो कर रहे हैं 40% पे, गाइडेंस है 30%, तो उसको किस तरीके से लेना चाहिए। सो पॉइंट वही है कि मतलब नंबर्स में ही हम काफी ज्यादा ना उसको समझने की कोशिश करते हैं, बट एक्चुअली में अगर आप इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट समझो तो मैनेजमेंट क्या बोल रहा है कि हमने मीडियम टर्म आपके साथ में गाइडेंस शेयर किया था। गाइडेंस क्या है इनका मीडियम टर्म का? 50,000 करोड़ का AUM बिल्ड करना है बाय द एंड ऑफ FY28, और ये अभी नहीं दिया इन्होंने, काफी क्वार्टर पहले दे दिया था। तो मतलब FY25 में कंपनी का AUM था 22,000 करोड़, तो 22,000 करोड़ से 50,000 करोड़ आप पहुंचोगे 3 साल के अंदर, तो आपका जो ग्रोथ कैगर है वो 30% का हो जाता है। अब मैनेजमेंट क्या बोल रहा है कि ऑफकोर्स मतलब बीच में कुछ ऐसे क्वार्टर्स होंगे जहां पे आपका ग्रोथ बढ़ेगा, आपको दिखेगा 40% है, 45% है, लेकिन उसमें आप ऐसा तो नहीं करोगे ना कि 1-2 क्वार्टर के लिए आपने गाइडेंस बढ़ा दिया, या बीच में 1 साल के लिए आपने गाइडेंस इंक्रीज कर दिया, फिर अगले 2 साल के लिए आप गाइडेंस घटा दोगे, बिकॉज वो तो एज एन इन्वेस्टर हमें भी नेगेटिव लगेगा, मार्केट भी उसको नेगेटिव लेगा कि FY26 में 40% बोला, FY27 FY28 में 30% कर दिया। तो वो ना करते हुए, और वैसे भी लैंडिंग बिजनेस है तो कंजर्वेटिव गाइडेंस ज्यादा बेटर है। 30% का एक इन्होंने मीडियम टर्म एक स्टेट गाइडेंस दिया है, ये कैगर वाला गाइडेंस है। सेम वैसा जैसे स्काई गोल्ड का केस है, जैसे उन्होंने FY27 के लिए बता दिया कि हम 7500 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट कर रहे हैं। अब बीच में कुछ इनिशियल क्वार्टर्स होंगे जहां आपको दिखेगा 60, 70, 80% का ग्रोथ है, लेकिन ओवरऑल जब आप कैगर के बेसिस पे देखोगे तो वही 45-50% का ग्रोथ दिखता है। अब उसमें अगर हम सिर्फ नंबर्स के बेसिस पे जंप करते रहेंगे ना कि अभी 40% है, बोल 30% रहे, तो ये तो नेगेटिव हो गया, फिर तो मतलब हम डांस करते रह जाएंगे, कभी ये वाला बिजनेस कभी वो वाला बिजनेस। एक हमको पूरा कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा।
प्लस इसके साथ में हमको ये देखना है कि डील कैसी है, क्या 30% पे ये बिजनेस खराब डील है या अच्छी डील है, बिकॉज हमको 30% ही बेंचमार्क लेके चलना है जब मैनेजमेंट खुद 30% बोल रहा है। अब वो करे 35% या 40%, वो तो अपसाइड है ना, वो तो बोनस है, मार्केट उस पर और रिवॉर्ड करेगा। लेकिन मेरा जो थीसिस मुझे बिल्ड करना है इस बिजनेस को लेकर के, वो 30% के ऊपर ही करना है। मुझे ये देखना है कि 30% के ऊपर क्या ये बिजनेस बाकी प्लेयर से ज्यादा अच्छा डील ऑफर कर रहा है या फिर एवरेज डील है, उसके बेसिस पे मुझे डिसाइड करना है। लेकिन 40 से 30 हुआ ये ऐसे बोल के मैं नेगेटिव नहीं बोल सकता कि गाइडेंस घटा दिया, नहीं घटाया, सेम गाइडेंस मेंटेन किया है, 50,000 करोड़ यानी 30% का ग्रोथ कैगर बाय FY28, तो वो गाइडेंस इन्होंने मेंटेन रखा है। देन दूसरा पॉइंट आता है कि अभी जैसे हम देख रहे हैं कि एमएसएमई में स्ट्रेस है। हमने डीसीबी बैंक को एनालाइज किया था, वहां पे हमने देखा था कि उनकी मैनेजमेंट बोल रही है कि जो अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन है उसमें तो चलो समझ आता है कि स्ट्रेस है, इवन जो सिक्योर्ड बिजनेस लोन है स्मॉल टिकट साइज के 3 लाख 4 लाख 5 लाख के, वहां पे भी डिफॉल्ट रेट्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये मैनेजमेंट कैसे कॉन्फिडेंट है कि इनका ग्रोथ सस्टेन करेगा? इनका कहना है कि हमारा एक तो डाइवर्सिफाइड बुक है, सबसे बड़ा एडवांटेज ये है। तो इसमें हमको क्या होता है कि कल को चल के लेट्स से अगर एमएसएमई में प्रॉब्लम आ रहा है तो हम वहां पे ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं और गोल्ड लोन और होम लोन में ग्रो कर सकते हैं। अगर कल को गोल्ड लोन में प्रॉब्लम आता है तो दूसरे डिवीजन में हम सेम चीज अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक हमको कॉन्फिडेंस देता है कि हमारे ग्रोथ में ऐसा ऐसा कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं रहेगा। दूसरा, एसेट क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इनका कहना है जैसे गोल्ड लोन वाला हमारा टोटल बुक का 35% है। अब इसमें कल को चल के अगर कोई एसेट क्वालिटी का इशू होता है, कस्टमर्स वगैरह डिफॉल्ट करते हैं, तो वहां पे तो पूरा कंट्रोल है हमारा एसेट के ऊपर। हम गोल्ड को ऑक्शन करेंगे और हमारा जो भी अमाउंट है वो वहां से लिक्विडेट हो जाएगा। एमएसएमई पार्ट पे इनका कहना है कि एमपी के अंदर ये स्ट्रेस देख रहे हैं, थोड़ा सा वहां चैलेंज देख रहे हैं। ये सेम चीज हमने इंडिया शेल्टर में भी डिस्कस किया था, उस कंपनी का भी एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर थोड़ी सी डेलिक्वेंसीज इंक्रीज हो रही है। अब आई डोंट नो कि ये स्ट्रक्चर कुछ प्रॉब्लम है उस स्टेट के अंदर, बिकॉज होम फर्स्ट फाइनेंस भी लास्ट 2 साल में एमपी में बहुत फास्ट पेस पे ग्रो कर रहा है, लेकिन उनका ऐसा कुछ केस सुनने में नहीं आया। सो माइट बी जिन एरियाज में ये लैंड करते हैं वहां पे कुछ ऐसा इशू हो। तो इनका कहना है कि वहां पे इन्होंने लोन को अभी कंट्रोल कर दिया, मतलब ज्यादा लोन वहां पे ये डिसबर्स नहीं कर रहे हैं एमपी के स्टेट के अंदर, और ओवरऑल कॉन्फिडेंट है कि कंपनी लेवल पे, कंसोलिडेटेड लेवल पे इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा एसेट क्वालिटी पे। जो हाउसिंग फाइनेंस की बुक है कंपनी के लिए वो तो बहुत अच्छा कर रहा है, प्लस उसमें जो पीएम आवास योजना जो वो सब्सिडी है गवर्नमेंट की, वो एक तरीके से रिस्क मार्जिन को और कम कर देती है, क्योंकि लोन टू वैल्यू रेशियो आपका और कम हो जाता है ना, सब्सिडी मिल जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट से। सो इसलिए कंपनी कॉन्फिडेंट है कि जो इनका ग्रॉस एनपीए का गाइडेंस है ना ओवरऑल कि 2% से नीचे रहेगा, उसको लेकर के ये कॉन्फिडेंट है। अभी 1.7% है, सो उस पर मतलब आने वाले क्वार्टर्स में ज्यादा स्ट्रेस ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। देन इन्होंने QIP किया है, फंड रेजिंग की है, यानी बैलेंस शीट आपकी और स्ट्रांग हुई है, तो आपका रेटिंग अपग्रेड होने का चांस होता है उससे। सो इनका कहना है कि हमारी क्रेडिट एजेंसी से बात चल रही है और मतलब सितंबर के मिड तक ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा रेटिंग अपग्रेड होगा। प्लस इससे कॉस्ट ऑफ फंड में क्या बेनिफिट मिलेगा, ओवरऑल कंपनी की जो यील्ड है, लेंडिंग मार्जिन जो है, उसमें क्या बेनिफिट मिलेगा। सो इनका कहना है अभी नेक्स्ट 12 मंथ्स तक ना हम ज्यादा जो पैसा उठाएंगे मार्केट से वो कमर्शियल पेपर्स और एनसीडीज के अंदर उठाएंगे। कमर्शियल पेपर आपका वो शॉर्ट टर्म मनी होता है, तो ये कंपनी शॉर्ट टर्म मनी कहां पे यूज करेगी? गोल्ड लोन के अंदर, क्योंकि वो आप शॉर्ट टर्म के लिए देते हो ना, 6 मंथ्स 9 मंथ्स 12 मंथ्स के लिए आप गोल्ड लोन देते हो, तो ALM मिसमैच नहीं होगा, एसेट लायबिलिटी मिसमैच नहीं होगा उसके अंदर। सो कंपनी कह रही है कमर्शियल पेपर एनसीडी के थ्रू हम ज्यादा फंड रेजिंग करेंगे नेक्स्ट 12 मंथ्स के अंदर। तो इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपका जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है ना वो कम हो जाएगा, बिकॉज मार्केट रेट से ये आपको सस्ते रेट पे पड़ता है। दूसरा, बैंक्स के जो MCLR रेट है, जो हमने इंडिया शेल्टर के कॉल में समझा था कि क्या होता है MCLR, सो बैंक्स के जो MCLR रेट है वो भी आने वाले मंथ्स में धीरे धीरे कम होंगे, तो उसका भी एडवांटेज मिलेगा। और तीसरा, रेटिंग अपग्रेड भी होगी कंपनी के सितंबर के एंड से, तो जो रिस्क वेट होता है ना, मतलब बैंक किसी को लोन देता है तो एक रिस्क वेट भी देखता है कि क्रेडिट रेटिंग आज इसकी क्या है, कल को क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव होगी तो वो रिस्क वेट कम हो जाएगा, यानी उसका भी एडवांटेज मिलेगा कैप्री ग्लोबल को। तो ये सारे तीनों लीवर्स तो अवेलेबल हैं कंपनी के पास में। इसके साथ में एक और लीवर है इनका गोल्ड लोन वाला बुक। इनका आज गोल्ड लोन जो है वो 35% कंट्रीब्यूट करता है टोटल लोन बुक के अंदर। मैनेजमेंट का टारगेट है आने वाले टाइम में ये 37 से 40% पे जाएगा। तो ये 3-4 लीवर्स हैं इस कंपनी के पास में, जिसके बेसिस पे ये कह रहे हैं कि इस ईयर के एंड तक, यानी बाय द एंड ऑफ FY26 हमारा जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है या कॉस्ट ऑफ फंड है वो 40 से 50 बेसिस पॉइंट इंप्रूव हो जाएगा। 40 से 50 बेसिस पॉइंट इंप्रूव होगा कॉस्ट ऑफ फंड। अब इसमें से कुछ पार्ट ये ऑफकोर्स पास ऑन करेंगे कस्टमर्स को, बिकॉज आप लैंडिंग इंडस्ट्री के अंदर हो, कॉम्पिटिशन इंटेंसिटी काफी ज्यादा है, तो जब मार्केट में ही रेट कट होगा तो आपको कुछ बेनिफिट तो पास ऑन करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद भी मैनेजमेंट क्या बोल रहा है कि हम सिर्फ वो बेनिफिट पास ऑन करेंगे जो बैंक के MCLR रेट से हमको मिलेगा।
लेकिन उसके अलावा जैसे हमारा जो गोल्ड लोन का जो यील्ड बढ़ेगा उसके साथ भी हमको लेंडिंग मार्जिन इंप्रूव होता जाएगा। दूसरा, रेटिंग अपग्रेड जो हमारा एडवांटेज मिलेगा उसकी वजह से, वो वाला बेनिफिट भी हम पास ऑन नहीं करेंगे कस्टमर को, बिकॉज वो हमारा खुद का रिस्क वेट कम हुआ है, वो वाला एडवांटेज है। तो नेट बेसिस पे अगर आप देखोगे तो इस कंपनी के पास में ये काफी स्ट्रॉन्ग लीवर है कि इनका जो लेंडिंग मार्जिन है, जिसको स्प्रेड बोलते हैं, वो और ज्यादा इंप्रूव हो सकता है, क्योंकि गोल्ड लोन का पोर्टफोलियो ही कंपनी का 3 से 5% और इंक्रीज होगा आने वाले मीडियम टर्म के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा लीवर है इस कंपनी के लिए। देन माइक्रो लैब में हमने जैसे डिस्कस किया डीसीबी बैंक का जो स्मॉल टिकट साइज सिक्योर्ड लोन होता है 3, 4, 5 लाख का, उसमें स्ट्रेस है और ये उसको अभी इंक्रीज कर रहे हैं। बट कंपनी क्या कह रही है, हम इसको काफी कॉशियसली ग्रो कर रहे हैं। प्लस अभी सितंबर तक इस पे इन्होंने एक तरीके से मतलब इतना एग्रेसिव ग्रो करने का इनका टारगेट नहीं है। ये अपनी टेक्नोलॉजी और डेटा साइंस की कैपेबिलिटी बिल्ड कर रहे हैं जो सितंबर तक कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद इसको ये ग्रो करेंगे। और इनका कहना है कि इससे हमको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा रिस्क मैनेज करने में, बिकॉज एक तो टेक्नोलॉजी जब आप यूज करोगे तो टर्न अराउंड आपका फास्ट हो जाएगा ऑफकोर्स, बट रिस्क वाले साइड पे भी आपको ये बहुत हेल्प करेगा। अंडर राइटिंग में आप अच्छे से चेक कर सकते हो कि उस पर्टिकुलर बोरोअर का कैश फ्लो किस तरीके से रहता है, क्योंकि सिविल स्कोर तो होता नहीं है इस तरीके के बोरोअर्स का। दूसरा, कलेक्शन वाले पार्ट पे भी आप कुछ जो अर्ली सिग्नल्स होते हैं ना, उसको बहुत अच्छे से पिक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर कस्टमर अपना कॉन्टैक्ट नंबर चेंज करता है तो इसको आप देख सकते हो कि सडनली ऐसा क्यों हुआ, कोई रिस्क तो नहीं है। या फिर अगर किसी मंथ में कस्टमर जो है वो पार्शियल पेमेंट करता है, जैसे 10,000 की उसकी ईएमआई है और वो 5,000 6,000 की ईएमआई पे करता है, तो इसको भी आप एज अ रिस्क ले सकते हो और आपकी जो टीम है वो इमीडिएटली रीच आउट करेगी कस्टमर को, बोरोअर को, एंड सारी चीजें वहां पे वो मॉनिटर करेंगे। तो ये सारी चीज आपकी स्ट्रांग हो जाएगी अगर ये इसको अच्छे से एग्जीक्यूट करते हैं तो। सो मैनेजमेंट का कहना है कि इसलिए हम कॉन्फिडेंस है कि इवन दो मैक्रो में स्ट्रेस चल रहा है एमएसएमई में, लेकिन हम अभी तक तो कोई ऐसा बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं देख रहे हैं। और ये टेक वाला पार्ट हमारा आ जाएगा सितंबर एंड तक, तो ये हमको और ज्यादा एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। प्लस कंपनी कह रही है हमारा एक बड़ा कॉन्फिडेंस इस वजह से भी है बिकॉज हमको स्टार्टिंग से ही इस चीज का एक्सपीरियंस है, हमने इसी सेगमेंट में काम किया है। तो एसेट की वैल्यू कैसे की जाती है, जो भी प्रॉपर्टी वो कोलेटरल रखते हैं हमारे पास में, अलग अलग मार्केट के अंदर क्या रेट चलता है, क्या फेयर वैल्यू है उसका, इन सब का हमको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और इन केस अगर कस्टमर डिफॉल्ट करता भी है तो वो प्रॉपर्टी तो हमारे पास पड़ी है, उसको हम लिक्विडेट करके अपना जो अमाउंट है उसको हम रिकवर कर सकते हैं। सो इसलिए मैनेजमेंट ज्यादा इसमें स्ट्रेस देख नहीं रही है। इनका प्रोसेस क्या होता है, अगर कल को चल के कोई कस्टमर डिफॉल्ट कर देता है तो मैनेजमेंट कह रही है सबसे पहला हमारा जो एफर्ट होता है वो नेगोशिएशन का होता है। हम कस्टमर से नेगोशिएट करते हैं कि मतलब वो लोन वगैरह रीस्ट्रक्चर कर ले या जो भी उसकी प्रॉपर्टी है उसको सेल करके हमारा अमाउंट रीपे कर दे। लेकिन कई बार क्या होता है, बोरोअर्स जो है ना वो थोड़ा सा डिनाइंग मोड में चले जाते हैं, थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, डिले करते हैं। तो उसके बाद कंपनी ना सेक्शन 138 यूज करती है। अब सेक्शन 138 क्या होता है, अगर आप मतलब आपका जो लोन का ईएमआई आप पे करते हो उसमें अगर आपका जो चेक है वो बाउंस हो जाता है ना, तो ये एक तरीके से क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर आता है और जो बोरोअर है वो आपके लिए आपके अगेंस्ट में सेक्शन 138 यूज कर सकता है, मतलब लीगल एक्शन आपके अगेंस्ट में ले सकता है। तो कंपनी कह रही है ये सेक्शन 138 ना एक हमको और मतलब बड़ा सपोर्ट प्रोवाइड करता है, क्योंकि बोरोअर के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है इसकी वजह से, और फिर वो नेगोशिएशन टेबल पे आ जाता है। फिर उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन की उसकी कंडीशन क्या है, जैसे कुछ केसेस होते हैं बोरोअर के जो कैश फ्लो है वो कुछ टाइम के लिए इंपेक्टेड है, मतलब 3-6 महीने 1 साल तक ऐसा है कि उसका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, तो वहां पे हम उसको ऑप्शन देते हैं कि आप लोन रीस्ट्रक्चर कर लो, मतलब जो आपकी ईएमआई 10,000 है उसको हम 6,000 कर देते हैं, 5,000 कर देते हैं, आप 3 साल की जगह 5 साल में पैसा दे देना। या फिर अगर ऐसा नहीं है तो 3-6 महीने तक आपका ईएमआई बंद कर देते हैं, देन उसके बाद जब आपका कैश फ्लो इंप्रूव हो तब आप धीरे धीरे करके पे कर देना। लेकिन कुछ अगर ऐसे केसेस होते हैं जहां पे विजिबिलिटी ही नहीं है कि कस्टमर रिकवर कर पाएगा, तब तो हम फिर उनको बिल्कुल फाइनल बोलते हैं कि प्रॉपर्टी को सेल करिए और हमारा जो पेमेंट है उसको रिकवर करिए। तो इस तरीके से कंपनी का प्रोसेस रहता है। पूरा टाइम जो लगता है इनको, मतलब डिफॉल्ट हुआ, नोटिस भेजा और ये सब पैसा रिकवर करने में 2 से 2.5 साल का टाइम लगता है कंपनी को। ये इसीलिए ये कह रहे हैं कि हमको क्योंकि इतना अच्छा एक्सपीरियंस है पास्ट का, इसलिए हम कॉन्फिडेंट है कि मतलब ज्यादा स्ट्रेस नहीं है, क्रेडिट कॉस्ट हमारा नॉर्मल ही रहेगा इन सारी चीजों के बाद भी। देन जो वो कंस्ट्रक्शन फाइनेंस वाला जो इनका 16 करोड़ का एनपीए हुआ है, कंपनी का कहना है कि इस क्वार्टर में आप देखोगे तो एक 7 करोड़ का हमने राइट बैक भी लिया है कंस्ट्रक्शन फाइनेंस वाले पोर्टफोलियो में। मतलब एक पुराना क्लाइंट था जो एनपीए हुआ था, उसके अगेंस्ट में हमने प्रोविजन किया था, लेकिन उससे जितनी रिकवरी एक्सपेक्टेड थी उससे ज्यादा रिकवरी आ गई, तो वो हमने प्रोविजन वापस राइट बैक ले लिया। तो कंपनी कह रही है ये ना नॉर्मल चीज है इस बिजनेस के अंदर। कई बार ऐसा होता है बिकॉज इतने सारे कस्टमर से हम डील कर रहे हैं, तो ये बहुत नॉर्मल चीज है, 1-2 डेवलपर जो है वो एनपीए के अंदर जाते हैं, लेकिन क्योंकि
वो प्रोजेक्ट जो है, जो पैसा जो है वो आपका एस्क्रो अकाउंट के अंदर होता है, तो बहुत सारे अदर डेवलपर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं जो उस प्रोजेक्ट को टेक ओवर करते हैं, तो ऐसा कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं आता है। नॉर्मल कंपनी कह रही है कि 12 साल का एक्सपीरियंस है इस बिजनेस के अंदर हमको, सो सेम क्रेडिट कॉस्ट हमने मेंटेन करा है, सो इसके लिए भी मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है ओवरऑल। देन कॉस्ट टू इनकम पे इनका कैसा गाइडेंस है? अभी इनका FY25 में कॉस्ट टू इनकम था 59%, Q1 में कॉस्ट टू इनकम आया कंपनी का अराउंड 49%। अभी इस साल कंपनी 200 से 250 ब्रांचेस ओपन करेगी, तो 200 से 250 ब्रांचेस आप ओपन करोगे, मतलब आपका ओपेक्स बढ़ेगा, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। लेकिन इसके बाद भी मैनेजमेंट बोल रहा है कि फुल ईयर बेसिस पे हमारा जो कॉस्ट टू इनकम है ना वो 50% रहेगा, और अगर ये ब्रांचेस हम ऐड नहीं करते तो हमारा कॉस्ट टू इनकम होता 46 से 47%। यानी इतना बड़ा एक्सपेंशन करने के बाद भी मुझे एक अच्छा ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा, 59% से 50% का कॉस्ट टू इनकम होगा। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास दो बड़े लीवर्स अवेलेबल है हाई अर्निंग ग्रोथ के लिए। अर्निंग ग्रोथ तो छोड़ दो, मतलब ऑपरेटिंग इनकम की ग्रोथ के लिए। एक तो मेरा कॉस्ट टू इनकम रिड्यूस होगा, मेरे लैंडिंग मार्जिन इंप्रूव होंगे, दूसरा मेरा ऑपरेशनल खर्चा कम होगा और उसके अगेंस्ट में मेरा ग्रोथ ज्यादा आएगा, तो मेरा जो प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ना उसका ग्रोथ बहुत हाई रहेगा। अब जस्ट इनको ये करना है कि एसेट क्वालिटी को मेंटेन करके रखना है, क्रेडिट कॉस्ट ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, तो जो अर्निंग ग्रोथ है उसमें भी बहुत फास्ट ग्रोथ हमको देखने को मिलेगी। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो कंपनी का क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस भी इन्होंने मतलब लगभग सेम ही रखा है। लास्ट ईयर इनका क्रेडिट कॉस्ट था 60 बेसिस पॉइंट, और हिस्टोरिकली भी 60 बेसिस पॉइंट के आसपास ही इनका क्रेडिट कॉस्ट रहता है। इस साल कंपनी कह रही है कि अगर हम थोड़ा सा कंजर्वेटिव व्यू भी लेना तो हम 10 बेसिस पॉइंट का और गाइडेंस इंक्रीज करके चल रहे हैं, मतलब हमारा मानना है कि हमारा क्रेडिट कॉस्ट 70 बेसिस पॉइंट के आसपास रहेगा फुल ईयर FY26 पे। क्यों? बिकॉज Q2 से Q4 के ड्यूरेशन में कंपनी जो इनके पुराने एनपीएस हैं उससे बहुत अच्छा रिकवरी एक्सपेक्ट कर रही है, तो पुराने एनपीए से रिकवरी आएगा और फ्रेश एनपीए जो होंगे उसके अगेंस्ट में आप थोड़ा बहुत प्रोविजनिंग करोगे, तो ओवरऑल कंपनी सिर्फ 70 बेसिस पॉइंट का क्रेडिट कॉस्ट एक्सपेक्ट कर रहा है। यानी आने वाले क्वार्टर्स में क्रेडिट कॉस्ट भी ज्यादा नहीं बढ़ेगा और आपको ऑपरेशनल लेवल पे एक बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा इनकम ग्रोथ के अंदर। तो ये सारे लीवर्स काफी अच्छे हैं कंपनी के लिए। देन इस Q1 में ये बढ़ा क्यों, ये एसेट क्वालिटी क्यों बढ़ी? तो इसमें ना दो रीजन है। पहला तो कंपनी बोल रही है कि सीजनैलिटी, Q1 आपका जनरली वीक होता है लैंडिंग बिजनेसेस के लिए, हॉलीडेज ज्यादा होते हैं, कस्टमर भी थोड़ा ऑन ऑफ रहते हैं, तो थोड़ा बहुत आपका डिटोरेशन हो जाता है एसेट क्वालिटी, डीपीडीज वगैरह बढ़ जाते हैं। दूसरा रीजन इस कंपनी के केस में क्या हुआ, इन्होंने Q4 में ना काफी ज्यादा वॉल्यूम का डिसबर्समेंट किया था, मतलब नॉर्मल से ज्यादा डिसबर्समेंट किया, जिसका इंपैक्ट हमको Q1 में देखने को मिला। अभी आप इसको इस तरीके से समझो, जैसे Q4 में जितना डिसबर्समेंट ये कंपनी करती है, Q4 लैंडिंग बिजनेस के लिए बहुत अच्छा होता है, Q3 Q4 सबसे बेस्ट होते हैं इनके लिए, तो Q4 में जितना डिसबर्समेंट ये करते हैं ना उससे ज्यादा डिसबर्समेंट किया इन्होंने, मतलब ज्यादा सेल्स करी एक तरीके से, क्योंकि इन्होंने अपने एम्प्लॉइज को, अपने स्टाफ वगैरह को इंसेंटिव वगैरह दिया था कि अगर आप ज्यादा वॉल्यूम करोगे तो आपको कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, कुछ इंसेंटिव मिलेगा, बोनस मिलेगा। इस तरीके से इन्होंने कैंपेन रन किया था Q4 में, ताकि अच्छा सीजन है तो ज्यादा लोन हम डिसबर्स कर दें। अब जैसे लैंडिंग बिजनेस में अगर आप 100 रुपए का लोन डिसबर्स कर रहे हो तो 1 रुपए का एनपीए तो आपका बनेगा नॉर्मल अगर हम बात करें, लेकिन अगर एक क्वार्टर में आपने 100 की जगह 200 का डिसबर्समेंट कर दिया तो आपका एनपीए भी बढ़ जाएगा ना, 1 की जगह 2 3 हो जाएगा। लेकिन वो जो है वो आपको सेम क्वार्टर में नहीं दिखेगा, वो उसके अगले क्वार्टर में दिखेगा। जैसे Q4 में इन्होंने ज्यादा डिसबर्समेंट किया तो वो जो उस डिसबर्समेंट का जो स्लीपेजेस आना था वो कंपनी को Q1 के अंदर देखने को मिला। इसको आप ऐसे रिटेल बिजनेस के एग्जाम्पल के साथ में समझ सकते हो। जैसे Q4 रिटेल बिजनेसेस के लिए बहुत अच्छा होता है, वेडिंग का सीजन होता है, फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं, तो Q4 में फॉर एग्जाम्पल कोई रिटेल बिजनेस है जिसकी सेल्स बहुत अच्छी है, उसने एक्स्ट्रा प्रमोशन ऑफर निकाल दिया, डिस्काउंट्स वगैरह दे दिया कस्टमर को, एम्प्लॉयज को भी इंसेंटिव दे दिया कि और ज्यादा सेल्स करो। अब रिटेल बिजनेस के अंदर एक चीज तो कॉमन होती है, कस्टमर सामान लेके जाता है और फिर कुछ दिन के बाद या तो एक्सचेंज होता है या रिटर्न वगैरह करता है, ये तो नॉर्मल चीज होती है, बहुत सारे कस्टमर्स अगर लेके जा रहे हैं तो अगर Q4 में उसकी नॉर्मल से ज्यादा सेल्स हुई है तो जो उसका सेल्स टू एक्सचेंज या सेल्स टू रिटर्न वाला रेशियो होता है ना वो आपको Q1 में बहुत ज्यादा दिखेगा। क्यों दिखेगा? बिकॉज Q4 में मैंने नॉर्मल से ज्यादा सेल्स कर दिया और Q1 मेरा सीजनली वीक है, तो मुझे सडनली दिखेगा कि ज्यादा कस्टमर रिटर्न कर रहे हैं, ज्यादा कस्टमर एक्सचेंज कर रहे हैं। तो वही वाला केस हुआ इनके साथ में, मतलब सिर्फ Q1 के बेसिस पे हम देखेंगे तो ऐसा लगेगा स्लीपेजेस ज्यादा हैं, लेकिन मैनेजमेंट बोल रहा है ये सीजनैलिटी का रीजन है और दूसरा Q1 में क्योंकि हमने ज्यादा वॉल्यूम किया था डिसबर्समेंट का, इसीलिए ये नंबर इतना बड़ा दिख रहा है। अदरवाइज आने वाले क्वार्टर्स में मैनेजमेंट ने गाइडेंस सेम रखा है अपना क्रेडिट कॉस्ट का, 70 बेसिस पॉइंट का, मतलब 10 बेसिस पॉइंट से इन्होंने बेसिकली गाइडेंस को इंक्रीज किया है। देन लास्टली कंपनी का ROA और ROE के ऊपर कैसा टारगेट है? सो कंपनी कह रही है
आरओए हमारा अभी 3.2% है और बाय द एंड ऑफ FY26 इसको हम 3.5% तक लेके जाना चाहते हैं। आरओई कंपनी का कहना है कि आरओए पे एक और गाइडेंस है इनका नेक्स्ट ईयर के लिए। कंपनी कह रही है नेक्स्ट ईयर क्योंकि हमारा कॉस्ट टू इनकम और कम होगा, बिकॉज ये सारे ब्रांच हम ओपन करेंगे, ये भी ब्रेक इवन करेंगे, और इनका ब्रेक इवन जो गोल्ड लोन वाला बुक है ना, वो सिर्फ 5 करोड़ का अगर एक ब्रांच इवन कर देता है तो ब्रेक इवन हो जाता है, बिकॉज उसमें खर्चा लगता नहीं है, एम्प्लॉयज बहुत कम चाहिए आपको, इतना कलेक्शन का इशू नहीं है, कोई भी अगर कस्टमर आई मीन एनपीए वगैरह होता है तो आप गोल्ड का ऑक्शन करके अपना अमाउंट लिक्विडेट कर देते हो, तो लो कॉस्ट वाला बिजनेस है वो। तो कंपनी कह रही है गोल्ड लोन की जो ब्रांचेस हैं वो ब्रेक इवन फास्ट करेंगे, उसका एक और एडवांटेज मिलेगा नेक्स्ट ईयर हमको। तो आरओए FY27 में कंपनी 4% का गाइड कर रही है, और आरओई जो अभी 13% है, इस ईयर एंड तक कंपनी 13.5-14% तक बोल रही है, और नेक्स्ट ईयर FY27 तक 16 से 17% का गाइडेंस है इनका आरओई वाले पार्ट पे। सो आरओई का गाइडेंस भी काफी अच्छा है, आरओई का गाइडेंस भी काफी अच्छा है। तो ये पूरा ओवरऑल कॉन कॉल था कैप्री ग्लोबल का। अच्छे रिजल्ट है, एंड जो हमको मेन कंसर्न था एसेट क्वालिटी वाले पार्ट पे, मैनेजमेंट उस पर कॉन्फिडेंट है कि आने वाले क्वार्टर्स में क्रेडिट कॉस्ट इतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा। 70 बेसिस पॉइंट का इन्होंने गाइडेंस दिया है, प्लस Q2 से Q4 तक पुराने एनपीएस की रिकवरी होगी, तो वहां से भी और एडवांटेज मिलेगा कंपनी को। दो बड़े लीवर्स हैं इनके अर्निंग ग्रोथ के लिए। पहला तो कॉस्ट ऑफ फंड रिड्यूस होगा कंपनी का, और प्लस इतना ज्यादा बेनिफिट पास ऑन करना नहीं है, तो जो कंपनी के स्प्रेड है या लेंडिंग मार्जिन है उसमें एडवांटेज मिलेगा, यानी ऑपरेशन इनकम में एक अच्छा बूस्ट देखने को मिलेगा। दूसरा, कॉस्ट टू इनकम कंपनी की और कम होगी, 59 से 50% आएगा FY26 में, सो ये भी एक एडिशनल बूस्ट प्रोवाइड करेगा कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर। और क्रेडिट कॉस्ट ज्यादा बढ़ेगा नहीं, तो अर्निंग ग्रोथ भी बहुत फास्ट रहेगी कंपनी की। आई मीन अगर 35% से भी ये पूरे साल में लोन बुक ग्रो करते हैं तो बहुत आराम से, बहुत कंजर्वेटिव भी अगर हम अजम्पशन लेके चले तो 40-50% की अर्निंग ग्रोथ कंपनी काफी आराम से रिपोर्ट कर सकती है। हालांकि आरओए के अकॉर्डिंग अगर आप कैलकुलेट करोगे तो पैड ग्रोथ बहुत ज्यादा लगता है कंपनी का FY26 पे, बट अगेन कंजर्वेटिव बेसिस पे भी काफी अच्छी डील लगती है कैप्री ग्लोबल की। अब इसको अगर आप कंपेयर करोगे बाकी सारे तीनों चारों प्लेयर्स से, जो 3-4 एनबीएफसीज हैं, यूग्रो कैपिटल, 5 स्टार, तो सबसे पहले 5 स्टार का केस अगर हम डिस्कस करें तो उनका वो जो 3-4 स्टेट्स में वो प्रेजेंट है वहां पे वो चैलेंजेस कंटिन्यूड हैं। पहले वो कंपनी 35-40% से लोन बुक ग्रो करती थी, अब उनका 20% का ग्रोथ का गाइडेंस है। पैड ग्रोथ पहले कंपनी का 40% रहता था, अब तो बहुत लो डबल डिजिट में आ गया, 10-12% के आसपास का उनका गाइडेंस है, क्योंकि एक तो क्रेडिट कॉस्ट काफी इंक्रीज हो गई है। पहले उस कंपनी की क्रेडिट कॉस्ट 60-70 बेसिस पॉइंट होता था, आज आप देखोगे 1.3% है, मतलब डबल से भी ज्यादा हो गया कंपनी का क्रेडिट कॉस्ट। और क्योंकि इतने एनपीए हो रहे हैं तो उनको स्टाफ भी बढ़ाना पड़ रहा है, ऑपरेशन एक्सपेंसेस भी बढ़ गए हैं कंपनी के, कलेक्शन वाले पार्ट पे उनको ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है, सो इसकी वजह से पैट पे प्रेशर है। मतलब नियर टर्म आउटलुक जो है उस कंपनी का वो अच्छा नहीं है, तो मतलब ज्यादा इंटरेस्ट बनता नहीं है 5 स्टार के अंदर। दूसरा प्लेयर है आपका यूग्रो कैपिटल। यूग्रो कैपिटल में लोन बुक की ग्रोथ तो अच्छी है, 30-31% से उस कंपनी की लोन बुक ग्रो कर रही है, लेकिन उसके साथ में बड़ा चैलेंज है कि वो कंपनी फंड रेजिंग बहुत कर रही है। लास्ट 1-2 साल में ऑलरेडी कंपनी ने काफी ज्यादा फंड रेजिंग की है, अभी रिसेंट टाइम में भी आप देखोगे कॉन्स्टेंटली फंड रेजिंग कंपनी करते जा रही है। एक्विजिशंस वो कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ग्रोथ का गाइडेंस उन्होंने बढ़ाया नहीं है, वही 30-31% का ग्रोथ है कंपनी का। प्लस अगर आप उनका अर्निंग ग्रोथ देखोगे ना तो बहुत खराब है, मतलब वही 10-11-12% की ग्रोथ है पैट के अंदर, जबकि आप फंड रेजिंग इतना ज्यादा कर रहे हो, आपका इक्विटी का बेस बढ़ता जा रहा है, तो एक्चुअली जो ईपीएस है उसमें तो कुछ खास बेनिफिट देखने को मिल नहीं रहा, मतलब शेयर होल्डर के लिए कोई खास बेनिफिट नहीं मिल रहा उस बिजनेस के अंदर। दूसरा, उनका क्रेडिट कॉस्ट अगर आप देखोगे तो 2.7% के आसपास का क्रेडिट कॉस्ट पहुंच गया है कंपनी का, हालांकि लास्ट क्वार्टर से इंप्रूव हुआ है, लेकिन स्टिल 2.7% का क्रेडिट कॉस्ट बहुत ज्यादा है। और वो जो उनका माइक्रो लैब का बिजनेस है उसमें वो बहुत रैपिडली ब्रांच एक्सपेंशन कर रहे हैं, उसकी वजह से ऑपरेशन कॉस्ट भी बढ़ गई है, इसी वजह से आप देख रहे हो कंपनी का पैट ग्रो नहीं कर रहा, 10-12% की ग्रोथ है। सो इस तरीके की सिचुएशन है यूग्रो की। आरओई आप देखोगे 8% का आरओई उस कंपनी का FY25 के बेसिस पे, इन सारे बिजनेसेस में सबसे खराब आरओई उस कंपनी का। सो एंड पहले तो वो आरओई का गाइडेंस देते थे कि 6 क्वार्टर्स के अंदर हमारा आरओई 4% तक पहुंचेगा, अब तो वो टाइमलाइन हटा दिया उन्होंने, मतलब टारगेट जरूर है कि 4% आरओई करेंगे, बट कब करेंगे कोई क्लैरिटी नहीं है, 2 ईयर्स 3 ईयर्स 4 ईयर कितना लगेगा वो देखना पड़ेगा। तो एक्चुअली यूग्रो कैपिटल का जो डील है ना वो 5 स्टार से भी ज्यादा खराब लगता है, मतलब इतना ज्यादा इंटरेस्ट होता है आता है नहीं उस बिजनेस के अंदर। आप वैल्यूएशन देख करके बोल सकते हो कि बिल्कुल बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन बिजनेस के फंडामेंटल्स काफी वीक हैं, सो वो सारी चीजों की वजह से इतना इंटरेस्ट नहीं बनता। उससे ज्यादा मैं 5 स्टार को एक्टिवली ट्रैक करना पसंद करूंगा, बिकॉज 5 स्टार के पास में वो ट्रैक रिकॉर्ड है, 15-20-25 साल से उन्होंने इस इंडस्ट्री, इस सेगमेंट में काम किया है, इस कस्टमर्स के साथ में डील किया है, और जब उनका आरओई मतलब बिजनेस अच्छा चल रहा था, आरओई 20% था, और वो ग्रो कर सकते हैं, जैसे सिचुएशन इंप्रूव होगी वापस वो कंपनी 30-35-40% से ग्रो कर सकती है। सो मुझे ज्यादा इंटरेस्ट होगा 5 स्टार को एक्टिवली ट्रैक करने में, रादर देन कि मैं यूग्रो को देखूं। हाँ, यूग्रो को ट्रैक करते रहेंगे, बट जब तक कुछ एग्जैक्ट क्लैरिटी नहीं मिलता, ज्यादा चीजें इंप्रूव होती नहीं है, कोई खास इंटरेस्ट बनता नहीं है यूग्रो के अंदर। देन नेक्स्ट प्लेयर आता है आपका SBFC फाइनेंस।
अब एसबीएफसी फाइनेंस जो है वो काफी कंसिस्टेंट प्लेयर रहा है। क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस उन्होंने बढ़ाया इस साल के लिए जरूर, लेकिन उसके बाद भी उनका ग्रोथ का गाइडेंस मेंटेन है 5 से 7% का, यानी कि 25 से 30% पे कंपनी ग्रो करेगी फुल ईयर बेसिस पे। ऑपरेशनल कॉस्ट उनकी भी कम होगी, ओपेक्स टू एयूएम उनका भी कम होगा, तो ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। लेकिन क्रेडिट कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो माइट भी हमको बहुत स्ट्रॉन्ग अर्निंग ग्रोथ देखने को ना मिले जो लास्ट ईयर देखने को मिला था, बट स्टिल एयूएम ग्रोथ के अराउंड कंपनी अपने पैट को ग्रो कर सकती है 25-30% के आसपास, और आरओई उस कंपनी का भी इंप्रूव हो रहा है। तो एसबीएफसी तो इन दोनों प्लेयर से बहुत अच्छा लगता है। बट अगर आप इसमें कैप्री ग्लोबल को ऐड करते हो ना, कैप्री ग्लोबल को कंपेयर करोगे एसबीएफसी फाइनेंस के साथ में, तो चीजें काफी चेंज दिखती है। बिकॉज कैप्री ग्लोबल के जो हमने अभी ये जितने भी एनालिसिस किया, इनके पास में बहुत लीवर्स है आने वाले टाइम के अंदर। अगर हम अर्निंग ग्रोथ की बात करें, एयूएम ग्रोथ ऑलरेडी कंपनी 40% पे ग्रो कर रही है, गाइडेंस है 30%, बट वी नो कि हायर चांस है कि कंपनी एटलीस्ट 35% के आसपास तो ग्रो कर सकती है फुल ईयर बेसिस पे। दूसरा, जो हमने वो कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट ऑफ बोरिंग की जो बात की, उसमें कंपनी को एक और एडवांटेज मिलेगा जहां पे इनका रेटिंग अपग्रेड होगा, यील्ड और इंप्रूव हो जाएंगे, लेंडिंग मार्जिन इंप्रूव होगा। कॉस्ट टू इनकम कंपनी का 59 से 50% जाएगा, तो ये भी और एडिशनल ग्रोथ सपोर्ट प्रोवाइड करेगा अर्निंग ग्रोथ को। एंड उसके ऊपर से क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस 70 बेसिस पॉइंट है। एसबीएफसी फाइनेंस का आई थिंक 1.10 या 1.15% का क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस है, तो उनका क्रेडिट कॉस्ट ज्यादा है, इनका क्रेडिट कॉस्ट कम है, और इसकी वजह से क्या होगा, जो बॉटम लाइन है, पैट ग्रोथ है, वो काफी अच्छा रहेगा कैप्री ग्लोबल का। प्लस आरओई, एसबीएफसी की मैनेजमेंट भी बोल रही है कि हमारा इंप्रूव होगा, लेकिन इनका जो आरओई का इंप्रूवमेंट का रेट है वो काफी फास्ट है। अभी 13% है, ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर तक 16-17% हो जाएगा, यानी एक साल में 3 से 4% का इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिलेगा आरओई के अंदर। एसबीएफसी का इंप्रूव जरूर होगा हर एक क्वार्टर में, लेकिन इतना शार्प इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है। तो ये सारे लीवर्स अगर आप देखोगे कैप्री ग्लोबल के अंदर ना, तो जो री रेटिंग का पोटेंशियल है वो कैप्री ग्लोबल में काफी ज्यादा हाई लगता है। और इसमें अब अगर आप इंडिया शेल्टर को भी ऐड करोगे, सो एक्चुअली इंडिया शेल्टर भी लगभग एसबीएफसी जैसा ही डील लगता है। एसबीएफसी थोड़ा बेटर जरूर है बिकॉज एसेट क्वालिटी इतनी ज्यादा खराब नहीं हुई है, क्रेडिट कॉस्ट उनका स्टेबल है और अर्निंग ग्रोथ अच्छी है कंपनी की। लेकिन इन कंपैरिजन टू इंडिया शेल्टर, कैप्री ग्लोबल भी काफी बेस्ट लगता है इन दोनों प्लेयर से। अब आई मीन ऐसा नहीं है कि वो दोनों प्लेयर खराब हो गए और कैप्री ग्लोबल ज्यादा अच्छा हो गया, ये जस्ट एक आपको बताता है कि अपॉर्चुनिटीज कहां पे ज्यादा बेटर है। अब वही पोर्टफोलियो सिनेरियो वाला केस अगर हम डिस्कस करें, सो अज्यूम मतलब अगर आप अज्यूम करो कि मैं एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूं, तो इस केस में मैं क्या करूंगा कि कैप्री ग्लोबल में मैं अपना लेस एलोकेशन रखूंगा, बिकॉज अभी जस्ट ट्रैक करना इसको स्टार्ट किया है। लेकिन जो आपका एसबीएफसी फाइनेंस है, इंडिया शेल्टर है, ये लास्ट 2-2.5 साल से काफी अच्छा करते आ रहे हैं, तो मेरा थोड़ा सा जो वेटेज है एलोकेशन का वो उनकी तरफ ज्यादा रहेगा। दूसरी साइड पे अगर मैं एग्रेसिव इन्वेस्टर हूं, मेरा रिस्क एपेटाइट थोड़ा सा हाई है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कैप्री ग्लोबल की तरफ थोड़ा सा ज्यादा एलोकेट कर सकता हूं, बिकॉज मुझे वहां पे री रेटिंग का पोटेंशियल ज्यादा अच्छा लगता है। सो आई मीन इसीलिए बोलते हैं कि इन्वेस्टिंग जो है ना वो पर्सनल डिसीजन है, पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। मेरा रिस्क एपेटाइट अलग हो सकता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग अलग हो सकती है बिजनेसेस को लेकर के, सो उसके अकॉर्डिंग हमको डिसीजन लेना है। बट पॉइंट ये है कि ये जो तीनों बिजनेसेस हैं, इनफैक्ट इसमें आप होम फर्स्ट फाइनेंस को भी ऐड कर सकते हो, ये जो चारों बिजनेसेस है ना, बहुत आराम से 30-35% के रेट में ग्रो कर सकते हैं। लास्ट कुछ ईयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो एक्सेलेंट ट्रैक रिकॉर्ड है। सबका आरओई जो है वो यहां से आगे की तरफ इंप्रूव ही होने का चांसेस है। 14-15% का आरओई होम फर्स्ट का भी है, वो भी आगे इंप्रूव होगा, 17% तक जाएगा। और साथ में एसेट क्वालिटी स्टेबल रही है इन तीनों चारों कंपनी की। तो पूरी लैंडिंग इंडस्ट्री में ना प्रोबेबली आपको ये सबसे सेफेस्ट लैंडर दिखते हैं, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड एक आपको कन्विक्शन देता है और आगे का आउटलुक एज ऑफ Q1 इन तीनों चारों का काफी अच्छा लगता है। सो आज आपको इन तीनों चारों का प्राइस टू बुक भी सेम रेंज में दिखेगा। आई थिंक 3.4 से लेकर के 3.6, 3.7 का प्राइस टू बुक है। लेकिन एज एंड वन जैसे मार्केट का सेंटीमेंट इंप्रूव होगा ना, मतलब बहुत हाई चांस है कि एक अच्छा अपसाइड हमको देखने को मिल सकता है इन तीनों चारों के अंदर, क्योंकि ऐसे इन्वायरमेंट में, ऐसे लैंडिंग इन्वायरमेंट में पूरा सिक्योर्ड पोर्टफोलियो एक तो इनका, और अनलाइक अदर लैंडर्स जहां पे इतना ज्यादा प्रॉब्लम, इतना ज्यादा स्ट्रेस देखा हमने, इनमें से किसी के भी साथ में ऐसा इशू नहीं हुआ है। और अभी के बेसिस पे आगे का ग्रोथ पोटेंशियल भी अच्छा है, 30-35% है। सो बहुत कॉमन सेंसिकल चीज है ना कि जब भी फ्रेश कैपिटल आएगा मार्केट के अंदर, तो वो ऐसे ही बिजनेसेस को चेंज करेगा जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है और आगे का आउटलुक अच्छा है। लेकिन हाँ, ये Q1 के बेसिस पे हमको ट्रैकिंग कंटिन्यू रखना है, तो वो कंटिन्यू रखेंगे। बाकी आपके जो डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।